बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम कोयटा की ही बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे। कोयटा का जो कोयला फाटक है उसके पास से मुजाहिरीन का धरना अभी भी जारी है और उनके साथ मैयतें भी हैं। उन्होंने शहदा को अभी तक दफनाया नहीं है और ये शहदा वो हैं जो कौम के ऊपर कुर्बान हुए हैं। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिन पुलिस एहलकारों ने कौम के लिए कुर्बानी दी है, वतन के लिए कुर्बानी दी है, उन्हीं की लाशें रख के उनके घर वाले एहतजाज करने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, इससे पहले याद रखिएगा कि जहाँ पे दहशतगर्दों ने किसी को मारा और वो कोई आम लोग थे तो वो एहतजाज करने के लिए बैठे। इससे पहले जो शिया हज़ारा कबाइल हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में, वो एहतजाज करते थे और उनका एहतजाज होता था इस नौइयत का और वो दबाव डालते थे हुकूमत पर कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारा बार बार कत्लेआम हो रहा है, और बड़े जायज़ उनके मुतालबात होते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पर जब रियासत जुल्म करती है किसी के साथ तो लोग लाश सड़क पे रख के एहतजाज करते हैं। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी लाशें लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत बनाई गई है वो इतनी बेहिस है कि वो आवाम के दुख और तकलीफ से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक लग रही है। अब ये जो कोयला फाटक है कोयटा में, इसके मनाजिर मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने इधर स्क्रीन पर मौजूद हैं। यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं इस वक्त, रात के वक्त, और लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैयतें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत में बहुत बेहिसी है। आसिम मुनीर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, प्राइवेट जेट्स के अंदर आए, लेकिन इन लोगों को मिले नहीं, इनके मुतालबात सुने नहीं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन नौइयत का है। और ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। BBC ने इसके ऊपर लिख दिया बाकायदा। पाकिस्तान के मीडिया को तो लिखने की कोई इजाज़त ही नहीं है। ना पाकिस्तान का मीडिया लिख सकता है, ना TV चैनल्स के ऊपर बोल सकता है। और पाकिस्तान में जो भी सहाफ़ी इसको रिपोर्ट करेगा उसके साथ क्या होगा, जो सौराब बरकत के साथ हुआ, जो इस वक्त रज़ी ताहिर के साथ हो रहा है, या जो अहमद फरहाद के साथ हुआ। ये हसास तरीन मामलात हैं और इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के रियासती इदारे आपका नुकसान कर देंगे। और वो लगातार ऐसा करते चले आए हैं। सहाफ़ियों ने इसको पहले भी बहुत भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल आप ये देखें, BBC रिपोर्ट कर रहा है। BBC ये बताता है कि ये मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए उन्होंने। शम्सुर रहमान समेत धरने के शुरका का मौक़िफ़ है कि 1-2 टंकियों की हिफाजत के लिए हमारे प्यारों की एक बहुत बड़ी तादाद को मुनासिब इंतजामात और तैयारी के बगैर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। जबकि अपने भाई आसिफ खान की लाश के साथ धरने में शरीक साबिर खान ने दावा किया कि हमारे प्यारे चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें गोलियां पहुंचा दो, लेकिन वो नहीं पहुंचाई जा सकी, जिसकी वजह से वो सारे मौत के मुंह पर चले गए। धरना कमेटी के रुकन अब्दुल फयाज, उन्होंने ये दावा किया, ये यहीं पे धरना चल रहा है, उनका दावा सुने आप। वो ये कहते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे। यानी जब गोली चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, सबसे पहला राब्ता तो किया जाता है अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर से, फिर राब्ता किया जाता है उन लोगों से जिनसे मदद मांगी जा सके। और फिर जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलो एक आखिरी कॉल में अपने घर वालों से बात कर लूँ। तो वो बताते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे जो ये कह रहे थे कि असला और गोलियों की कमी की वजह से हम मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इनको मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। यानी उनकी मदद नहीं की गई और उसके बाद वो सारे लोग शहीद हो गए। अब ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस लड़ रही थी, कई घंटों तक लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई गई। मैंने कासिम सूरी साहब से भी पूछा, बहुत सारे और लोग हैं, कासिम सूरी साहब के साथ मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, वो आप उनके चैनल पे देख सकेंगे। साबिर शाकिर साहब भी मौजूद हैं, वहां चैनल पे भी आप देख सकेंगे कि वो जिस जगह पे ये वाकयात हुए हैं, यहां चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, उनके नाके मौजूद हैं और उनकी भारी तादाद बड़े भारी असले के साथ वहां पे मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कर नहीं सकता। ये एक और मनाजिर है, ये मनाजिर आप देखिए, ये नोशकी के हैं। जिला नोशकी जो है बलूचिस्तान का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले चागी आता है नीचे की तरफ से, बहुत बड़ा जिला है। चागी से ऊपर जो है वो नोशकी है, और नोशकी की जो सरहद है वो ना सिर्फ चागी के साथ लगती है बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे और जिले हैं। यानी एक तरफ इसको थोड़ा सा एरिया कोयटा का लगता है, मस्तूंग है, कल्लात है, तो ये बीच में एक जिला है नोशकी का। अब वहां के मनाजिर आ रहे हैं कि BLA वाले पुलिस की गाड़ियों में शहर का गश्त कर रहे हैं। यानी जो सरकार ने गाड़ियां लेकर दी हैं पुलिस को, उन गाड़ियों पर कब्जा कर लिया BLA ने और वो शहर का गश्त कर रहे हैं। कौन करेगा पाकिस्तान की हिफाजत? कैसे होगी पाकिस्तान की हिफाजत? दहशतगर्द आते हैं, जिस चीज का दिल करता है वो लेकर चले जाते हैं, जिस सड़क पे दिल करता है वो नाके लगा देते हैं। और निमटने का फॉर्मूला हमारा कई दहाइयों से यही है कि एक नई प्रॉक्सी हम बना देते हैं, एक नई ताकत हम खड़ी कर देते हैं
उस ताकत से हम थोड़े बहुत नताइज हासिल करते हैं, अगले दिन वो ताकत हमारे गले पड़ जाती है। तो रियासत की रिट कहीं भी नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में कोई ये चाहता नहीं है कि रियासत की रिट कायम हो या अमन व अमान पैदा हो जाए। क्योंकि अगर बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान हो गया तो वहां के लोग कहेंगे कि सेहत दो, तालीम दो, मादनियात का हिसाब दो, कितनी मादनियात निकल रही हैं, कौन सा मुल्क ले जा रहा है, हमें बताया जाए कि इसमें से कितना माल निकलता है, हमारा हिस्सा कितना है। फिर वो सारा कुछ पूछेंगे, वो जवाब मांगेंगे। जब वो जवाब मांगेंगे तो आप जवाब देना नहीं चाहते, लिहाजा उनको उलझा कर रखो कत्लो गारत गिरी में ही। सबसे आसान तरीका यही हुआ सूडान में, यही हुआ अफ्रीका में, दुनिया में जहां पे भी मादनियात निकलती हैं दो तरह के नतीजे आते हैं। या तो वो लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं, या जहां पे मादनियात निकलती हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। खुशहाल वो लोग हो जाते हैं जो हिस्सेदार बन जाते हैं, और बर्बाद वो लोग हो जाते हैं जिनके ऊपर ताकतवर आकर मुसल्लत हो जाते हैं कि हमने अब ये मादनियात निकालनी है, इनको आपस में लड़ाओ छोटी छोटी बातों पे। तो वहां पे ऐसी प्रॉक्सीज तैयार की जा रही हैं जो लगातार आपस में लड़ती चली जा रही हैं। तो कल आप चागी के मनादिर देख रहे थे, आज आप नोशकी के मनादिर देख रहे हैं, और मैं हैरान हो रहा हूं देख करके रियासत किधर गई। वो पुलिस वालों की गाड़ियों में बैठ के वहां पे गश्त कर रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। ये मुकम्मल तौर पे एक फेलियर हो चुका है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं। मुकम्मल फेलियर हो चुका है, और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा रजीम को पता भी चल गई है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये सारा इल्जाम उठाकर किस पे डालें। इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से जेल के अंदर बंद है, कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल से किसी किस्म का एहतजाज ही नहीं किया। यानी 26 नवंबर 2024 को उनका आखिरी एहतजाज हुआ था, 2025 में इनको फ्री हैंड मिला, 2026 में इनको फ्री हैंड मिला। तो तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज ना करके भी इनको फ्री हैंड दिया, तो अब ये किसी के ऊपर मलबा डाल भी नहीं सकते। इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में 6 गुना बढ़ गई है। दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, 4 गुना नहीं 6 गुना बढ़ गई है, और लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं दहशतगर्दी के मामले में, शाम से, इराक से, मिस्र से, लबनान से, यमन से, इसराइल से, ईरान से, और अफगानिस्तान से, इन सारे ममालिक से ज्यादा खराब हमारे हालात हैं दहशतगर्दी के मामलात में। अफगानिस्तान का 9वां नंबर है और पाकिस्तान टॉप पे खड़ा हुआ है जनाब सामने। और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो ये बता रही है। और आसिम मुनीर साहब की जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो यही थी। अब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि कुछ वज़रा को रद्दोबदल कर दिया जाए। यानी एक वजीर के कपड़े उतार के दूसरे को पहना देंगे, दूसरे के उतार के तीसरे को पहना देंगे। मे भी मोहसिन नकवी का दिल कर रहा हो वजीर खारजा बनने का, तो उसका यूनिफॉर्म बना दिया जाएगा किसी और को, और वजीर दाखिला कोई और बन जाएगा, और वजीर खारजा के कपड़े उतार के मोहसिन नकवी को पहना दिए जाएंगे। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। ये खेल ऐसे ही खेलते हैं, रद्दोबदल कर रहे हैं। कुछ नए चेहरों को कहते हैं जी शामिल किया जाएगा, और वजीर आजम ने कोई मुशावरत मुकम्मल कर ली। ये सब धोखा है, सब धोखा है। PMLN ने अपनी सारी ताकत लगाई है, अपने सारे लोग इसके अंदर लगाए, लेकिन क्योंकि अवाम की जानिब से कोई लिजिटमेसी नहीं थी, अवाम की जानिब से इनको वोट नहीं मिले हुए थे, अवाम का मैंडेट और अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं थी, इसलिए ये हर मैदान में फेल हो गए, ये कामयाब हो नहीं पाए। और आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अब देखना यह है कि सरेंडर कब करते हैं, क्योंकि इन्हें आइडिया हो गया अगर हालात यही चले ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तनख्वाह देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। 20-20 अरब रुपए से ज्यादा एक दिन में पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। इतना कर्जा पाकिस्तान ने तारीख में कभी नहीं लिया जितना कर्जा इन 4 सालों में आसिम मुनीर साहब के दौर में पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ मिलकर इतना कर्जा नहीं ले सके जितना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया। और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान पे बोझ पड़ गया, पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं हुआ। तो आसिम मुनीर साहब और उनकी सारी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और सोने पे सुहागा यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को इस बर्बादी की इंतहा तक पहुंचाया गया, वो आदमी इमरान खान इनसे फिर भी नहीं टूटा। ये सोने पे सुहागा इनके लिए। ये इनके लिए जो है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि इतना सारा कुछ गवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे की इज्जत दांव पे लगा दी एक आदमी को तोड़ने के चक्कर में, और वो आदमी इनसे अब तक नहीं टूटा। तो शर्मिंदगी और शिकस्त अपनी जगह पे है, मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखें, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह सोचना है कि क्या इसी गंदे रस्ते पे उन्होंने चलना है,
یا انہوں نے ایسے ناسوروں سے جان چھڑوانی ہے جو اس گندے رستے کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں, پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اب حامد خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے لطیف کھوسہ صاحب نے. مجھے دونوں کا سٹیٹمنٹ سن کے حیرت ہوئی کیونکہ دونوں نے عاصم منیر صاحب کو براہ راست نشانہ بنایا. ذرا دونوں کا سٹیٹمنٹ آپ سنیں, پہلے حامد خان صاحب کا سنیں, پھر آپ سنیں لطیف کھوسہ صاحب کا. اور اس سے مجھے ایک تو اندازہ ہو رہا ہے کہ نوشتہ دیوار پہ کیا لکھا ہے وہ تو میں اب پڑھ پا رہا ہوں. اور یہ بڑے سمجھدار, بڑے گھاگ لوگ ہیں, ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ مکمل فیلئر ہو چکا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ رجیم کے ساتھ مل کر. اب ان کے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں ہے اور کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں ہے کہ یہ اٹھا کر کسی اور کے اوپر ڈال دیں. تو پہلے آپ یہ سنیں کہ حامد خان صاحب جو بڑے محتاط آدمی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انڈیا نے ناجائز حملہ کیا تھا ہمارے مختلف شہروں پر اور مختلف ٹھکانوں پر, ہم اس کے خلاف ہیں, اس میں پی ٹی آئی کا میں کوئی دور آ رہا نہیں ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد موصوف فیلڈ مارشل بن گئے. تم نے کیا کیا, آنکھ دکھایا ہماری ایئر فورس نے, یا تو اس کے ہیڈ کو فیلڈ مارشل بناتے خود کو, اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھا کے آئینی ترمیم کر کے 5 سال کے لیے اپنے آپ کو ایک نیا آفس پر بٹھا لیا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے, جو بھی اگر کوئی آرم فورسز کام کرتی ہیں, ہم سب آرم فورس کے ساتھ ہیں, پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی ایئر فورس ہے, نیوی ہے, ہم سب ساتھ ہیں, لیکن اس کا سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. عاصم منیر صاحب نے فوج کا اور جنگ کا سیاسی فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا, حالانکہ ان کا اس جنگ میں کوئی کردار نہیں تھا. اصل میں تو ایئر فورس نے لڑائی لڑی تھی, لیکن انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا اور آئینی ترمیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہ صرف فیلڈ مارشل بنا لیا بلکہ 5 سال کے لیے نوکری پہ اپنے آپ کو دوبارہ بٹھا لیا. یہ حامد خان صاحب ہیں. اب سنیں لطیف کھوسہ صاحب ہیں, وہ کیا کہہ رہے تھے, یہ سنیں آپ. تو تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی, اور صدر صاحب کہتا ہے تا حیات استثناء ہے, یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ آئین کو توڑ دیں, آرٹیکل 6 کدھر گیا, آئین کدھر گیا؟ آرٹیکل 6 تو کہتا ہے جو بھی کھلواڑ کرے گا آئین کے ساتھ اس کو سزائے موت ہوگی. سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے, وہ آئین سے کھلواڑ ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے. سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا, لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ. اب سربراہان جو مرضی آئین پہ کے ساتھ کرے توڑے, یہ 28ویں ترمیم میں اپنے آپ کو جو ہے صدر پاکستان بنا دے, مرضی کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو مرضی کریں, انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا. تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ ابھی اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں, بڑا کھل کے بڑا وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو استثناء لیا گیا ہے یہ استثناء آئین کے مطابق ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا جو پورا آئین ہے وہ قرارداد مقاصد کے اوپر کھڑا ہے, اور قرارداد مقاصد کیا ہے کہ ملک کے آئین میں کوئی ایک بھی ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو یا اسلامی اصولوں کے خلاف ہو. تو یہ تو اسلام ہی نہیں مانتا استثناء میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے بولا, وہاں بھی استثناء نہیں تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سزا دی, اور صحابہ اکرام نے اپنے لیے استثناء نہیں لیا, اپنی ذات کے لیے استثناء نہیں لیا. حضرت عمر فاروق سے وہاں پہ پوچھا کہ بھئی یہ کرتا آپ کا, یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ انہیں جواب دینا پڑا. لیٹ ہو گئے مسجد میں تو وہاں پوچھا گیا کہ بھئی ہم انتظار نہیں کر سکتے آپ کا, جواب دینا پڑا. تو جب خلفائے راشدین جواب دے تھے تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ آپ نے آئین میں ایک ایسی شک شامل کر دی ہے جو اسلامی روح سے متصادم ہے. یہ تو اڑ جائے گی جیسے یہ نوکری سے جائیں گے نا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس دن عاصم منیر صاحب جائیں گے یہ استثناء والی کہانی ختم ہو جائے گی اور یہ کسی کام نہیں آئے گی. یہ پورا پاکستان کے اب دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے, اور جو قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہے نا اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ اس استثناء کے پیچھے ہے کیا. تو حامد خان صاحب نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حالات ان دونوں نے بھی پڑھ لیے ہیں اور باقی لوگوں نے بھی پڑھ لیے ہیں. جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے. وہ کشمیری جو ہمیشہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلتے تھے, اتنی بڑی تعداد میں کبھی وہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں کے خلاف نکلا ہے. پاکستان کے سفارت خانے کے باہر, پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جتنی بڑی تعداد میں وہ نکلے وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیز کے خلاف نکلے. وہ نریندر مودی کی پالیسی کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے جتنے عاصم منیر صاحب کی پالیسی کے خلاف نکلے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے اداروں کو کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی کہ صرف ایک آدمی کی نوکری, اس کے استثناء, اس کی ضد کے لیے, اس کے مفاد کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے کیا پورے پاکستان کے اداروں کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ سوال ہے. اس کا جواب اپنے گریبان میں دیکھ کر خود ہی
पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए मुल्क क्यों नहीं चल रहा। इसकी वजूहात भी हैं। देखिए मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जवाब है। एफबीआर में अरबों रुपए की टैक्स बेज़ाब्तियां हुई हैं और कम वसूलियां की गई हैं। बाकायदा निशानदेही की गई थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और उसमें यह कहा गया था कि 223 अरब 34 करोड़ की रिकवरी करनी है, उसकी निशानदेही की गई थी। लेकिन उसमें रिकवरी कितनी हुई? 43 अरब की, यानी 350 अरब से ज्यादा की रिकवरी एफबीआर ने की नहीं। और ये एक कहानी नहीं है, हर जगह पे खाना खराब हो गया है। इन्होंने किया यह है कि अवाम को हर जगह पे कट लगाया, अवाम के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए, बिजली के अंदर अवाम को रोल के रख दिया, गैस के अंदर अवाम को रोल के रख दिया और साथ साथ पेट्रोल से इन्होंने अवाम की जेबें काटी। और जो जगह जहां इनका दाव लगा इन्होंने अवाम को लूटा। कभी शुगर माफिया के साथ मिलकर, कभी गंदम माफिया के साथ मिलकर, कभी आटा माफिया के साथ मिलकर, हर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने अवाम की जेबें काटी और अपनी जेबें इन्होंने भरी हैं। मिसाल के तौर पे 4 साल पहले सेनेट चलाने का जो खर्चा था 5 अरब रुपए था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और इस बजट में वो खर्चा 10 अरब रुपए रखा गया, यानी दुगना कर दिया 4 साल में। इनको तो चाहिए था कम करते ना। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम खर्चा बचा रहे हैं, हम कफायत शारी की एक मुहिम चला रहे हैं। तो जिस वक्त ये कफायत शारी कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के दौर का 5 अरब का खर्चा बढ़ा के 10 अरब कर दिया इन्होंने। कौमी असेंबली का खर्चा 8 अरब रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 17 अरब रुपए कर दिया गया। एमएनए की तनख्वाह 1,88,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए कर दी गई है। बाकी सारी तनख्वाहें आपके सामने। पंजाब में इन्होंने कैसे बढ़ाई है? वो सिर्फ एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने नहीं बढ़ने दी, वरना वो भी तबाही फेर देते। तो इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। वो तो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर को ट्रेंड ही ऐसा किया है कि वो अपनी पार्टी के भी खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो तरजीहात जब ये है ना तो तबाही इसी नौयत की आएगी। एक और बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूं, समा टीवी है और ये इसके मालिक हैं अलीम खान साहब, आईपीपी वाले, और उनको हुकूमत भी बनाकर दी गई गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर, और बहुत मुमकिन है कि आजाद कश्मीर में भी ऐसा ही एक खेल खेला जाए। अब अलीम खान साहब का चैनल जो है ना वो मरियम नवाज की हुकूमत की मंजी ठोक रहा है और वो लिख रहे हैं जनाब के लाहौर में हर तरफ कचरे के ढेर हैं, सीवरेज तबाह हो गई है, पंजाब हुकूमत कुछ हमारा सोच ले, अवाम फरियाद कर रही है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये समा टीवी चला रहा है। क्यों चला रहा है? आप समझदार हैं, या तो कोई काम फंस गया होगा, कोई एनओसी फंस गया होगा, या मरियम नवाज की हुकूमत कोई बात नहीं मान रही होगी, या किसी जगह पे कुछ साबित करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी। देखिए मैं एक चीज आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बगैर नवाज शरीफ और जरदारी का काम नहीं चलना। उनको बहुत लंबा झटका लगेगा, कम से कम उनको सियासत में 5 से 10 साल का नुकसान होगा दोनों को, क्योंकि आसिम मुनीर साहब गए और फौज ने इनका हाथ छोड़ दिया, तो अवाम ने तो पहले ही छोड़ दिया, तो इनको रिकवर करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे। इनको तो इस बात का आइडिया है। और फील्ड मार्शल का गुजारा इन दोनों के बगैर भी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों ने फील्ड मार्शल का हाथ छोड़ दिया तो उनका हाथ थामने वाला और कोई है ही नहीं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फिलहाल ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, जब ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। और अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की हर चीज को इन्होंने वहां पहुंचा दिया कि किसी भी जगह पे वापसी का इनके पास कोई इम्कान नहीं है, सवाए एक चीज के कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते की छतरी अभी भी इनके ऊपर है और ये उसके साथ लटक के फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। आखिर में नाजरीन, क्योंकि मैंने ये जिम्मेदारी ली हुई है, मैं आपको बताता रहता हूं, मेरे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त भी हैं, तो रज़ादार को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त परेशान है उसकी वजह से और उसे ऐसा लगता है कि रज़ादार पे कोई सख्ती हो रही है, कोई डंडा शंडा मारा गया या किसी जगह पे सोने नहीं दिया गया या कोई सख्ती से इंक्वायरी की गई, तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत मौज में है, बड़े मज़े में है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बल्कि उसको यकीन दिलाया गया है कि बेफिक्र रहें, हम केस को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि जल्दी ही आप पहुंच जाएंगे, आप वापस पहुंच जाएंगे अपने घर, बस मामला थोड़ा ठंडा होने दें। 1-2 बड़ी खबरें आएंगी और उन बड़ी खबरों के बीच में रज़ादार की जमानत हो जाएगी। ये बात आप अभी लिख कर रख लें और ये आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी कर दी गई है। बाकायदा पुलिस वाले खुद इरिटेट होते हैं, कहते हैं यार हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया है। क्या मतलब? कहते हैं सर हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया है। जिस तरह का प्रोटोकॉल इस बंदे का है या जितना ख्याल हम इसका रख रहे हैं, इतना तो घर आए हुए दामाद का ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल डार का नवासा पकड़ा है, प्रोटोकॉल तो पुलिस को देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।